तो पिछले लेक्चर में हमने निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान कैसे ज्ञात करते हैं उससे संबंधित प्रश्न कर लिए थे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यार स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान कैसे ज्ञात करते हैं और इसको ज्ञात करने के क्या स्टेप हैं वो हम सीखेंगे। तो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम निम्नतम होता क्या है पहले वो समझ लो भैया। देखो, तो स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान होता क्या है इसको समझने के लिए ग्राफ की मदद लेते हैं। वहां पे आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ लेट से कि कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये है हमारे पास 1 और ये जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ लेट से 5, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके जो क्रांतिक बिंदु हैं इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ समझने के लिए। लेट से कि ये जो क्रांतिक बिंदु है, ये जो क्रांतिक बिंदु है इसको मैंने नाम दे दिया x1 y1। ये जो क्रांतिक बिंदु है इसको मैंने नाम दे दिया x2 y2। ये जो क्रांतिक बिंदु है इसको मैंने नाम दे दिया x3 y3। ये जो क्रांतिक बिंदु है इसको मैंने नाम दे दिया x4 y4, ठीक है ना। ये भी हमारे पास क्रांतिक बिंदु है तो इसको भी नाम देते हैं x5 y5, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई मुझे इस इंटरवल में उच्चतम मान बताओ या फिर कह लो कि निरपेक्ष उच्चतम मान बताओ, है ना। अगर आपको क्लोज इंटरवल दे दिया तो उच्चतम मान कहो चाहे निरपेक्ष उच्चतम मान कहो, दोनों बात बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे पूछा कि यार इस इंटरवल में उच्चतम मान बताओ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इस इंटरवल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू बतानी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू बतानी है। बताना जरा। तो आप कहेंगे सर अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि यहाँ तक, है ना, यहाँ तक, तो इस इंटरवल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे सर सिर्फ इतने को देखना आपको, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के सिर्फ इतने ग्राफ को आपको देखना है, इतने ग्राफ को, इतने ग्राफ को, इतने ग्राफ में सबसे फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या बेटा, बताना जरा एक बार। तो आप कहेंगे सर अगर मैं इस इंटरवल में बात करूँ तो इस इंटरवल में फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या है। इस इंटरवल में फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है ये, यानी कि y3, ठीक है ना। तो आप ऐसे बोलते थे, है ना, ठीक है। अब की बार मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया मुझे है ना इस फंक्शन का उच्चतम मान बता दो। मैंने कोई इंटरवल नहीं दिया, मैंने सिंपल पूछ लिया कि इस फंक्शन का उच्चतम मान बता दो। इसका मतलब होता है कि इस पूरे ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू बतानी है। तो इस पूरे ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है y5, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको पता ही है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भैया स्थानीय उच्चतम मान बताओ, स्थानीय उच्चतम मान बताओ। स्थानीय उच्चतम मान क्या होता है कि आपको वो सारे के सारे उच्चतम मान बताने हैं जहां पे फंक्शन हाई हो रहा है ना। देखो, इंटरवल में उच्चतम मान पूछ ले तो सबसे आप हाईएस्ट वैल्यू बताते हैं, है ना। सिंपल उच्चतम मान पूछ ले तब भी आप सबसे हाईएस्ट वैल्यू बताते हैं। लेकिन अगर आपसे स्थानीय उच्चतम मान पूछ ले तो वो सारी की सारी हाई वैल्यू बताते हैं, आप सारी की सारी हाई वैल्यू, एक नहीं सारी की सारी हाई वैल्यू बताते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस फंक्शन की सारी हाई वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलेंगे। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास ये और ये, है ना। ये तीनों की तीनों हाई वैल्यू है। हाईएस्ट नहीं होता स्थानीय उच्चतम मान का मतलब ये नहीं होता कि हाईएस्ट वैल्यू बताओ, नहीं ऐसा नहीं है। स्थानीय उच्चतम मान का मतलब होता है कि सारी की सारी हाई वैल्यू बताओ। तो सारी की सारी हाई वैल्यू कौन सी है, y1 है, y3 है एंड y5 है। लिख दो y1 y3 एंड y5, ये हमारे पास स्थानीय उच्चतम मान हो गया। समझ में आ गई। स्थानीय उच्चतम मान और उच्चतम मान में फर्क समझ में आया, है ना। देखो, जब भी आपसे उच्चतम मान या फिर निरपेक्ष उच्चतम मान पूछता है ना तो आप हाईएस्ट वैल्यू बताते हैं। लेकिन जब भी आपसे स्थानीय उच्चतम मान पूछता है तो आप हाईएस्ट वैल्यू नहीं बताते, आप सारी की सारी हाई वैल्यू बताते हैं। नहीं, सारी की सारी हाई वैल्यू तो है बेटा, नहीं ये फर्क है। समझ में आ गई। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछ लेता कि भाई मुझे है ना इस इंटरवल में उच्चतम मान मत बताओ, मुझे निम्नतम मान बताओ, तो आप क्या बोलते, बताना जरा एक बार। इस इंटरवल में निम्नतम मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इस इंटरवल में ना, यानी कि हमें ग्राफ देखना है, ये यहाँ से लेकर के ये 5 तक ना, 5 मंगाएं यहाँ तक। तो इस ग्राफ में फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे सर इस ग्राफ में फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, वह जी हमारे पास ये y2, है
है तो आप y2 बोल देते, है ना। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता कि भाई इस फंक्शन का निम्नतम मान बताओ, मैंने आपको कोई इंटरवल नहीं दिया, मैंने सिंपल बोला कि निम्नतम मान बताओ, तो इसका मतलब होता है कि पूरे के पूरे प्रांत में, यानी कि पूरे के पूरे ग्राफ में इसका निम्नतम मान बताना है। तो पूरे के पूरे ग्राफ में इसका निम्नतम मान क्या होता है, आपको सब पूरे पूरे ग्राफ में भी अगर हम देखें तो उसका निम्नतम मान क्या होता है, ये होता है y2 होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता कि स्थानीय निम्नतम मान बताओ, तो स्थानीय निम्नतम मान क्या होता है कि सारे के सारे लो वैल्यू बतानी है ना, लोएस्ट वैल्यू नहीं, सारी की सारी लो वैल्यू बतानी है। इन दोनों केसेस में हम लोएस्ट वैल्यू बता रहे थे, है ना, जैसे आप यहाँ पे देखें इन दोनों केसेस में हम हाईएस्ट वैल्यू बता रहे थे, लेकिन जब हमसे स्थानीय उच्चतम मान पूछा गया तो हमने सारी की सारी हाई वैल्यूज बताई। सेम चीज में है, जब हमसे निरपेक्ष निम्नतम मान पूछे या फिर निम्नतम मान पूछे तो हम सबसे लोएस्ट वैल्यू बताते हैं, लेकिन जब हमसे स्थानीय निम्नतम मान पूछेगा तो हम सारी की सारी लो वैल्यू बताएंगे। सारी की सारी लो वैल्यू कौन सी है बताना जरा एक बार, तो आपके साथ सारी की सारी लो वैल्यू, हाँ जी, सारी की सारी लो वैल्यू है जी हमारे पास, ये एक तो ये, एक ये, है ना, यही तो दो लो वैल्यू हैं सारी की सारी। ठीक है, तो बता दो, यानी कि y2, y4। समझ में आया, ये फर्क होता है स्थानीय उच्चतम मान और उच्चतम मानों में। ऐसे ही स्थानीय निम्नतम मान और निम्नतम मानों में ये फर्क है बेटा, है ना। इन दोनों में हम हाईएस्ट वैल्यू बताते हैं, जबकि स्थानीय उच्चतम मान में हम सारी की सारी हाई वैल्यूज बताते हैं। ऐसे ही इन दोनों में हम सबसे लोएस्ट वैल्यू बताते हैं, लेकिन स्थानीय न्यूनतम मान में हम सारी की सारी लो वैल्यूज बताते हैं। ये फर्क होता है बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए और हमसे बोल दे कि वह स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करो या फिर स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करो, तो बिना ग्राफ बनाए हुए हम कैसे स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं, उसके स्टेप क्या है वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो जैसे कि मान लो कि आपको कोई फंक्शन दे दिया, जैसे मान लो कि ये जो फंक्शन है ये हमें दे दिया लेट्स से f(x), ठीक है, और हमसे बोल दिया कि यार इस फंक्शन का स्थानीय उच्चतम मान बताओ। तो हम कैसे बता सकते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, मतलब तो समझ में आ गया कि स्थानीय उच्चतम मान का मतलब क्या होता है, लेकिन हम बिना ग्राफ बनाए कैसे बताएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। तो इसके दो तरीके होते हैं ना, आप स्थानीय उच्चतम मानों को दो मेथड से ज्ञात कर सकते हो। जो पहला मेथड है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, हिंदी में बोलते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी फंक्शन का स्थानीय उच्चतम मान क्या है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन दे रखा है और मुझसे बोल दिया कि भाई स्थानीय उच्चतम मान बताओ, तो मुझे ग्राफ के माध्यम से तो पता ही है कि भाई स्थानीय उच्चतम मान एक तो ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, है ना। लेकिन अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो आप समझिए। तो आप नोटिस करें, तो जो हमारे स्थानीय उच्चतम मान आए वो बेसिकली हमारे क्रांतिक बिंदुओं पर ही है ना। हमेशा ध्यान रखिए, स्थानीय उच्चतम मान जो है ना वो हमेशा क्रांतिक बिंदुओं पर ही आएंगे। तो आप एक काम करिए, ये जो फंक्शन दे रखा है ना इसके क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लीजिए। फंक्शन के क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लीजिए, पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है ना, ये पहला स्टेप है, समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो जब मैं क्रांतिक बिंदु ज्ञात करूंगा तो मुझे x की कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेंगी, है ना। मान लो कि जो x की वैल्यू मिली लेट्स से कि वो मिलेगी x1, x2, x3, x4, x5, ये मिल गई लेट्स से। ठीक है ना, क्रांतिक बिंदु जब मैं ज्ञात करूंगा तो मुझे ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, इन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे बेसिकली। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स में मुझे बताना है कि भैया स्थानीय उच्चतम मान वाला पॉइंट कौन सा है ना। क्योंकि अगर आप देखें तो x1, x2, x3, x4, x5 ये जो हमारे पास पॉइंट आए, इसमें किसी पॉइंट पर तो फंक्शन की वैल्यू उच्चतम है, किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निम्नतम है ना। तो मुझे इन पॉइंट्स में बताना है कि भैया स्थानीय उच्चतम मान कौन सा, स्थानीय निम्नतम मान वाला पॉइंट कौन सा है, ये बताना है। अब इसमें से कैसे बताएं, तो आप कह सकते हैं कि सर आप एक काम करिए, जैसे हम निरपेक्ष उच्चतम मान वाले क्वेश्चन में करते थे, हम क्या करते थे, ये जो क्रांतिक बिंदु आए इन पॉइंट्स को हम
फंक्शन के अंदर पुट कर देते थे, इन पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू ज्ञात कर लेते थे और वहां से हमें पता चल जाता था कि निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान कौन सा है ना। तो बेटा वो जो स्टेप है ना, वो निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान में लगेगा, यहाँ पे नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान में आपको हाईएस्ट वैल्यू बतानी होती थी और लोएस्ट वैल्यू बतानी होती थी। तो जब आप ये वैल्यूज को, ये जो आपके पास पॉइंट्स आए, इन पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर ढालेंगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। लेकिन अब की बार मुझे बताना क्या, अब की बार मुझे स्थानीय उच्चतम मान बताने हैं, यानी कि मुझे सारे के सारे हाई वैल्यूज बतानी है, ठीक है ना। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर ढालूंगा ना, तो मुझे सारे के सारे हाई वैल्यूज नहीं मिलेंगी। कैसे सर जी? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने x1 को इसके अंदर ढाला, फंक्शन के अंदर ढाला, और आपके फंक्शन के अंदर ढालने के बाद वैल्यू आ गई 15। x2 को इसके अंदर ढाला, वैल्यू आ गई मान लो 18। x3 को इसके अंदर ढाला, वैल्यू आ गई मान लो 20। x4 को इसके अंदर ढाला, वैल्यू आ गई मान लो आपको 24। और x5 को इसके अंदर ढाला, मान लो आपकी वैल्यू आ गई लेट्स से 19। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाने के बाद आप ये तो बता सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये तो बता सकते हैं, लेकिन सारी की सारी हाई वैल्यूज नहीं बता सकते ना। समझ रहे? जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यार इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो आप कह देंगे सर हाईएस्ट वैल्यू है ये जो है हमारी हाईएस्ट वैल्यू है ना, ये तो बता दिया। लेकिन सारी की सारी आपको हाई वैल्यू बतानी है, क्योंकि स्थानीय उच्चतम मान का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी हाई वैल्यूज, सारी की सारी हाई वैल्यूज आप बता नहीं सकते, है ना। अब आप कह देंगे कि सर सारी की सारी हाई वैल्यू तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें से कई वैल्यू लो होंगी और कई वैल्यू हाई होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? सारी की सारी हाई वैल्यू आप बता ही नहीं सकते यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। हाईएस्ट वैल्यू अगर आपको बतानी है ना, तब तो ये तरीका काम कर जाता था कि भाई क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो, उन क्रांतिक बिंदु को फंक्शन के अंदर ढालो, वहां से आपको हाईएस्ट वैल्यू पता चल जाएगी, है ना, वो काम कर जाता था। लेकिन अगर आपको सारी की सारी हाई वैल्यू बतानी है, अगर आपको स्थानीय उच्चतम मान बताना है, तो ये काम नहीं करेगा बेटा। आप खुद बता दो ना कि सारी की सारी हाई वैल्यू कौन सी है ना। आप कह देंगे सर सारी की सारी हाई वैल्यू में ये भी हाई वैल्यू है, 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 आप तो ऐसे कह दोगे। लेकिन ये सारी की सारी हाई वैल्यू तो है ही नहीं, इसमें से कई लो वैल्यू भी है, ठीक है ना। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर मुझसे निरपेक्ष उच्चतम मान पूछा जाता, तब तो मैं इस तरीके को अपनाता, एक्स की वैल्यूज निकाल ली, फंक्शन के अंदर पुट करी और मैंने निरपेक्ष उच्चतम मान बता दिया, क्योंकि वहां से बताया जा सकता है। लेकिन अगर मुझसे स्थानीय उच्चतम मान पूछा है तो ये तरीका फेल हो जाता है। तो अब आप कहेंगे सर फिर हम तरीका कौन सा अपनाएं, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, तो पहला स्टेप तो ये हो गया, स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि आप क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लें। अब स्टेप नंबर सेकंड जो है ना वो चेंज हो जाएगा। स्टेप नंबर सेकंड क्या है वो समझ लो। अब सेकंड स्टेप क्या है वो समझो। तो ये जो आपके क्रांतिक बिंदु आए, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इस x1 पे फोकस करिए, ये वाला। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, अगर मैं इस x1 पर स्पर्शरेखा की ढाल खींचूंगा तो वो क्या आएगी, आप कहेंगे सर वो शून्य आएगी। लेकिन अगर मैं इस x1 से हल्का सा पीछे कोई पॉइंट लेकर के वहां पे स्पर्शरेखा की ढाल खींचूंगा तो वो स्पर्शरेखा की ढाल क्या आएगी। तो आप कहेंगे सर अगर मैं यहाँ पे स्पर्शरेखा खींचूंगा तो वो स्पर्शरेखा x अक्ष के साथ न्यून कोण बनाएगी, और न्यून कोण मतलब कि स्पर्शरेखा की ढाल क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। अगर मैं x1 पे स्पर्शरेखा खींचता हूँ तो उसकी ढाल शून्य है, लेकिन x1 से अगर मैं हल्का सा पीछे पॉइंट लेकर के उस पर स्पर्शरेखा की ढाल खींचूंगा तो हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर मैं x1 से हल्का सा आगे पॉइंट लेकर के उस पर स्पर्शरेखा की ढाल खींचूंगा तो वो हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी कि अगर मैं इससे हल्का सा पीछे पॉइंट लेता हूँ, स्पर्शरेखा की ढाल खींचता हूँ तो वो पॉजिटिव है, इससे हल्का सा आगे पॉइंट लेता हूँ, उस पर स्पर्शरेखा की ढाल खींचता हूँ तो वो क्या है, नेगेटिव है ना। ठीक है, अच्छा जी। अब इस पॉइंट को नोटिस करिए, ये हमारा x2 पॉइंट है, अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो, है ना। अगर मैं इससे हल्का सा पीछे पॉइंट लेकर के स्पर्शरेखा खींचता हूँ तो उसकी ढाल कैसी होगी, आप कहेंगे सर उसकी ढाल होगी जी हमारे पास नेगेटिव। और इसकी यहाँ पे अगर मैं इससे हल्का सा आगे पॉइंट लेकर के स्पर्शरेखा खींचता हूँ तो उसकी ढाल क्या होगी, पॉजिटिव। सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर अगर मैं इससे हल्का सा पीछे पॉइंट लेकर के स्पर्शरेखा खींचूंगा तो उसकी ढाल क्या होगी, पॉजिटिव। हल्का सा आगे पॉइंट लेकर के स्पर्शरेखा खींचूंगा तो उसकी ढाल क्या होगी, नेगेटिव। सेम चीज़ यहाँ पे, इससे हल्का सा पीछे पॉइंट लेकर स्पर्शरेखा खींचूंगा तो उसकी ढाल क्या होगी, नेगेटिव। अगर इससे हल्का सा आगे पॉइंट लेकर स्पर्शरेखा खींचूंगा तो उसकी ढाल क्या होगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे पैटर्न नोटिस करिए, जब हमने स्पर्शरेखा की ढाल खींची और स्पर्शरेखा की ढाल अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, अगर स्पर्शरेखा की ढाल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो हाई पॉइंट है ना। आप देख सकते हैं हाई पॉइंट है, यहाँ पे भी देखिए ये भी हाई पॉइंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा था, ये भी हाई पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही होगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर स्पर्शरेखा की ढाल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, क्रांतिक बिंदु पर अगर स्पर्शरेखा की ढाल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो हाई पॉइंट है।
समझे? तो यही हमारा सेकंड स्टेप है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे क्रांतिक बिंदु आए ना, इन क्रांतिक बिंदुओं से हल्का सा पीछे एक पॉइंट लेकर के स्पर्शिका की ढाल खींचेंगे, हल्का सा आगे पॉइंट लेकर के स्पर्शिका की ढाल खींचेंगे, और हम देखेंगे कि स्पर्शिका की ढाल कैसी हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रही है या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है। समझ रहे हैं? स्पर्शिका की ढाल का मतलब, स्पर्शिका की ढाल मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को हो या स्पर्शिका की ढाल को, बात एक ही होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पॉइंट्स आए ना, ये जो हमारे क्रांतिक बिंदु आए, जैसे x1 आया है ना, x2 आया, x3 आया, x4 आया, x5 आया, ये जो हमारे क्रांतिक बिंदु आए, इन क्रांतिक बिंदुओं पर, क्रांतिक बिंदुओं के, ये जो क्रांतिक बिंदु है ना आपके, इन क्रांतिक बिंदुओं के हल्का सा लेफ्ट साइड और हल्का सा राइट साइड आप स्पर्शरेखा खींचें, है ना, और उसकी ढाल पता करें। अब स्पर्शरेखा की ढाल का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। स्पर्शरेखा की ढाल कहो या फिर डेरिवेटिव कहो, बात एक ही है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्रांतिक बिंदुओं के लेफ्ट साइड LS, है ना, और राइट साइड RS पर डेरिवेटिव लें। क्या लें आप, डेरिवेटिव लें। ये आपका सेकंड स्टेप है ना। हमने क्या किया, ये जो क्रांतिक बिंदु थे ना बेटा, इन क्रांतिक बिंदुओं से इस, ये जो क्रांतिक बिंदु है, इनके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड, इसके हल्का सा लेफ्ट और इसके हल्का सा राइट पर हमने क्या खींच ली, स्पर्शरेखा की ढाल खींच ली, है ना, स्पर्शरेखा खींच ली। ठीक है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऐसे ही हर एक क्रांतिक बिंदु के लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने क्या खींच ली बेटा, स्पर्शरेखा खींच ली। अगर स्पर्शरेखा की ढाल यानी कि डेरिवेटिव, अगर स्पर्शरेखा की ढाल मतलब डेरिवेटिव, अगर हमारा डेरिवेटिव, अगर हमारा डेरिवेटिव, अगर हमारा डेरिवेटिव, अगर हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब कि वो हाई पॉइंट है। अगर हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट कह लो या फिर कह लो कि स्थानीय उच्चतम मान है। समझे? हाईएस्ट अलग चीज है, हाई अलग चीज है भैया। हाईएस्ट का मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट तो वो उच्चतम हो जाता है ना, उच्चतम या फिर निरपेक्ष उच्चतम हो जाता है। लेकिन जब आप हाई की बात करते हैं तो वो स्थानीय उच्चतम हो जाता है। ठीक है, अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्थानीय उच्चतम है ना। अगर आपका डेरिवेटिव, जो अपने डेरिवेटिव लिया, जो क्रांतिक बिंदुओं के लेफ्ट साइड और राइट साइड पर आपने जो डेरिवेटिव लिया, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो भैया लो पॉइंट है ना, स्थानीय निम्नतम मान है। ये हमारे 3 स्टेप है बेटा। यहां से आपको पता चल जाएगा कि स्थानीय उच्चतम मान कौन सा है और स्थानीय निम्नतम मान कौन सा है। समझ में आ गई? समझ में आई मेरी बात? एक बार रिकैप कर देता हूं, लिख दूं एक बार इसको। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैंने किया क्या है। एक बार आप स्टेप लिख लेंगे ना तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए मैं आपको स्टेप लिखवा रहा हूँ। देखिए, अगर मुझसे किसी कोई फंक्शन, अगर मुझे कोई फंक्शन दे दिया जाए और मुझसे कह दे कि भैया इसका स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करो, तो उसके स्टेप क्या है? उसका पहला स्टेप ये है कि भैया आप क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लो, क्योंकि स्थानीय उच्चतम मान जो होते हैं ना वो केवल और केवल क्रांतिक बिंदु पर ही चेक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लिए, ये हमारे पास क्रांतिक बिंदु आ गए, है ना। फिर हमने क्या करना है, ये जो क्रांतिक बिंदु आए इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड स्पर्श रेखा की ढाल पता करनी है, यानी कि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने डेरिवेटिव पता करना है। ये जो क्रांतिक बिंदु आए ना, ये जो हमारे पास क्रांतिक बिंदु आए, इस क्रांतिक बिंदु की लेफ्ट साइड और राइट साइड पर हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव को हो या फिर स्पर्श रेखा की ढाल प्राप्त करनी है, एक ही बात है। ठीक है, अगर स्पर्श रेखा की ढाल यानी कि डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, अगर स्पर्श रेखा की ढाल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब कि वो हाई वैल्यू है। ठीक है ना, वो हमारे पास क्या है, हाई वैल्यू, स्थानीय उच्चतम पॉइंट है। ठीक है, और अगर हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा स्थानीय निम्नतम पॉइंट है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि फंक्शन का स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा और स्थानीय निम्नतम मान क्या होगा। बस ये 3 स्टेप है बेटा। इन्हीं 3 स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मेथड नंबर 1 है, ये पता करने का कि किसी फंक्शन का स्थानीय उच्चतम मान क्या है और स्थानीय निम्नतम मान क्या है। समझ में आ गया? वापस से रिकैप कर देता हूँ। अगर आपको किसी फंक्शन का स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम बताना है तो उसके 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो, क्योंकि क्रांतिक बिंदुओं पर ही चेक किया जा सकता है कि स्थानीय उच्चतम मान क्या है और स्थानीय निम्नतम मान क्या है। तो क्रांतिक बिंदु हमने ज्ञात किया। सेकंड स्टेप क्या है कि जो क्रांतिक बिंदु आए ना
उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड डेरिवेटिव लो। हर एक क्रांतिक बिंदु के लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ले लिया लेफ्ट साइड और राइट साइड डेरिवेटिव, है ना। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तब तो वो हाई पॉइंट है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो वो लो पॉइंट है ना। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तब तो वो स्थानीय उच्चतम मान है, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो वो हमारा स्थानीय निम्नतम मान है। बस ये मैंने आपको समझाया, समझ में आ गया। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं इस मेथड से संबंधित सभी के सभी प्रश्न आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। एक मेथड और होता है ना, एक मेथड और है जिसकी मदद से आप ये बता सकते हैं कि किसी फंक्शन का स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान क्या है ना। वो भी एक मेथड है हमारे पास दूसरा, लेकिन दूसरे मेथड को मैं आपको बाद में कराऊंगा। पहले मैं आपको इस मेथड से संबंधित जितने प्रश्न है ना वो करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो आपकी बुक का जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना बेटा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान वाले क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे सोल्व करते हैं वो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, तो सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। देखो सेकंड पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है x³ माइनस 3x, ठीक है। और मुझे बताना है कि इस फंक्शन का स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या लिखवाया मैंने आपको, आपके अनुसार पहला स्टेप आपने लिखवाया कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लो। तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं इस फंक्शन का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, इसके डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रख देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव जो है इसको बराबर रख दो शून्य के। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² माइनस 3x, 3x² माइनस 3 बराबर शून्य। और यहाँ से x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1 और एक -1, यानी कि ये दो हमारे क्रांतिक बिंदु आ गए। इन दो पॉइंट पर इस फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो ठहर रहा होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो इन दो पॉइंट्स पर ठहर रहा होगा, इसका ये मतलब है। अब इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा स्थानीय उच्चतम मान है, कौन सा स्थानीय निम्नतम मान है, ये पता करना है। अब वो कैसे पता करेंगे वो समझ लो आप। देखो स्टेप नंबर सेकंड, दूसरा स्टेप क्या होता था कि जबकि ये क्रांतिक बिंदु निकले हैं ना, इन क्रांतिक बिंदुओं से लेफ्ट साइड में पॉइंट ले लो और राइट साइड में पॉइंट ले लो, ठीक है ना। ज़्यादा दूर पॉइंट मत लेना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और थोड़ा सा राइट साइड में पॉइंट ले लो, और वहाँ पर स्पर्श रेखा के ढाल पता करो, यानी कि वहाँ पे डेरिवेटिव पता करो, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रांतिक बिंदु 1 है हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम ले लूँगा। यहाँ पे लिख देंगे जब x थोड़ा सा 1 से कम हो, है ना। हमने x की वैल्यू क्या लेनी है, 1 से थोड़ी सी कम लेनी है, ठीक है। 1 से थोड़ी सी कम, लेट से कि आप 0.9 ले लो या फिर 0.8 ले लो, ज़्यादा कम मत ले लेना, दिक्कत आ सकती है उसमें, थोड़ी सी कम ले लो, है ना। 0.9, 0.8, 0.7 ऐसा लोगे तो चलेगा। आपके साथ ज़्यादा कम क्यों नहीं लेना, उसका रीज़न भी आपको मैं बता देता हूँ, समझो। जैसे अगर आप इस ग्राफ में देखें तो जैसे आपका क्रांतिक बिंदु x2 है, अगर मान लो कि आप थोड़ा सा कम लेंगे, है ना, मान लो कि आपने ये ले लिया चलेगा, ये ले लिया तब भी चलेगा, ये ले लिया तब भी चलेगा, है ना। ज़्यादा कम लेने से ज़्यादा कम लेने से दिक्कत क्या आ जाती है कि मान लो कि आपने ज़्यादा ही कम ले लिया, एक से ज़्यादा कम, मान कि आपने -2 ले लिया, है ना। तो अगर आप ज़्यादा कम लेंगे तो आपकी जो स्पर्शिका खींचेगी वो यहाँ पे खींच जाएगी, क्या बता, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा आप कम ले लिया करें, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात। अगर मैं मान लो कि ज़्यादा कम लूँगा, देखो मुझे स्पर्शिका खींचना है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मुझे स्पर्शिका का सिंबल चाहिए, डेरिवेटिव का सिंबल चाहिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा कम लूँगा तब यहाँ पे स्पर्शिका खींचेगी। अब मान लो कि यहाँ पे स्पर्शिका खींचता हूँ तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका सिंबल नेगेटिव होगा। यहाँ पे स्पर्शिका खींचता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका सिंबल भी नेगेटिव होना है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा कम ले लूँगा ना तो हो सकता है कि स्पर्शिका यहाँ पे खींचने लग जाए और उसका सिंबल फिर चेंज हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैंने लिखा है कि थोड़ा सा कम ले लो। समझ में आ गई, क्लियर है बात मेरी। तो आपको ये जो क्रांतिक बिंदु आए, एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा कम लेना है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा लेना है ना, और आपको डेरिवेटिव का सिंबल ज्ञात करना है। स्पर्शरेखा की ढाल आपको ज्ञात करनी है ना, कि स्पर्शरेखा की ढाल पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है, यही पता करना है। तो आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा कम लेकर के डेरिवेटिव जो है ना उसका सिंबल ज्ञात कर लेंगे, उसका सिंबल ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के
फिर डेरिवेटिव का सिंबल ज्ञात कर लेंगे, है ना, स्पर्शरेखा की ढाल ज्ञात कर लेंगे। अगर स्पर्शरेखा की ढाल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तब तो वो स्थानीय उच्चतम मान है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो स्थानीय निम्नतम मान है। यही तो था स्टेप नंबर 3, यही तो लिखवाया था भैया। देखो स्टेप सेकंड क्या था कि जो क्रांतिक बिंदु है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पर डेरिवेटिव का सिंबल चेक कर लो। अगर डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो स्थानीय उच्चतम मान, अगर डेरिवेटिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो स्थानीय निम्नतम मान। यही तो समझाया था, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे क्रांतिक बिंदु आए ना, जो हमारा क्रांतिक बिंदु आया उससे लेफ्ट साइड पर डेरिवेटिव का सिंबल चेक कर रहे हैं और उसके राइट साइड पर डेरिवेटिव का सिंबल चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा एक से कम ले लो, थोड़ा सा एक से कम यानी कि 0.5 ले लो चाहे तो, है ना, 0 ले लो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाओ, 0.5 ले लेते हैं। 0.5 को आपको इसके डेरिवेटिव के अंदर ढालना है। इसका डेरिवेटिव क्या, जी डैश एक्स का हमारे पास क्या है, जी डैश एक्स है जी हमारे पास ये, है ना। तो इसके अंदर आपको x की वैल्यू जो है वो एक से थोड़ी सी कम ढालनी है, एक से थोड़ी सी कम यानी कि 0.5 डाल दो चाहे। ठीक है, तो इसके अंदर x की वैल्यू आप 0.5 डाल दीजिए और फिर देखिए कि इसका जो सिंबल है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो ढालते हैं इसके अंदर, तो जी डैश एक्स हमारे पास 3x² - 3। मुझे x की वैल्यू क्या ढालनी है, थोड़ी सी एक से कम ढालनी है, लेट्स से कि मैं 0.5 डाल रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, है ना, और 0.25 की 3 से गुणा करोगे तो आएगा 0.75, -3 का 3, है ना। इसको सोल्व कर लीजिए बेटा, तो आप बता सकते हैं कि ये तो छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से बड़ा घटाऊंगा तो आएगा नेगेटिव। हमें तो सिंबल से मतलब है ना, ये क्या आ गया हमारा नेगेटिव आ गया, क्या आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस सिंबल चाहिए, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव। अब इसी तरीके से मैं इसको ज्ञात कर लूंगा, है ना, जी डैश एक्स में एक्स की वैल्यू क्या करूंगा, एक से बड़ी ढाल दूंगा, एक से बड़ी मतलब 1.5 ढाल दो, है ना, 2 भी ढाल सकते हो कोई दिक्कत है नहीं वैसे, लेकिन अपन 1.5 ढाल देते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 1.5 ढाल देते हैं, 1.5 ढालना। तो 1.5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 15 यानी कि 2.25, 2.25 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.75, है ना। अब बड़े में से मैं छोटा घटा रहा हूँ तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा क्रांतिक बिंदु है, ये जो हमारा क्रांतिक बिंदु है, इस पर जो हमारी स्पर्शिका की ढाल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। अगर स्पर्शिका की ढाल नेगेटिव से पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो उस ग्राफ का लो पॉइंट होगा, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पे कह दीजिए, आप कह दीजिए कि अतः x बराबर 1 स्थानीय निम्नतम है, निम्नतम पॉइंट है, बिंदु है। समझे, ये लॉजिक था, है ना भाई। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसके ग्राफ में आप देखेंगे कि जो x बराबर 1 है वहाँ पे ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा होगा। आपको मैं बना के भी दिखा देता हूँ उसका ग्राफ। देखो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ठीक है। और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि x बराबर 1 पे ये जो फंक्शन है वो लो जा रहा है और x बराबर -1 पे ये जो फंक्शन है वो हाई जा रहा है, ठीक है ना। और हमने भी यही ज्ञात किया, देखिए हमने भी तो यही ज्ञात किया ना कि x बराबर 1 पे जो फंक्शन है वो निम्नतम है, स्थानीय निम्नतम है, ठीक है ना। लो ही तो जा रहा है बेटा, समझ रहे हैं। हमने कैसे ज्ञात किया, हमने इस एक से हल्का सा पीछे पॉइंट लेकर के वहां पर डेरिवेटिव लिया, यानी कि वहां पर स्पर्शिका की ढाल पता करी। वो ढाल हमारी क्या आई थी, स्पर्शिका की ढाल, वो स्पर्शिका की ढाल आई थी सर जी नेगेटिव। ऑब्वियस बात है नेगेटिव आएगी क्योंकि ये जो एंगल बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला बनेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पे जो स्पर्शिका की ढाल है वो नेगेटिव आई। इससे हल्का सा आगे पॉइंट लिया, वहाँ पे हमने स्पर्शिका खींची और उसकी ढाल क्या आई, पॉजिटिव आई। ऑब्वियस ही बात है उसकी ढाल पॉजिटिव ही आनी है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो बनेगा छोटा, 90 से छोटा, और 90 से छोटा इनके फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली यही काम किया कि ये जो हमारा क्रांतिक बिंदु था इससे हल्का सा, ये जो हमारा क्रांतिक बिंदु था इससे थोड़ा सा पीछे पॉइंट लेकर के वहाँ पे हमने स्पर्शिका की ढाल पता की और इससे थोड़ा सा आगे पॉइंट लेकर के वहाँ पे हमने स्पर्शिका की ढाल पता करी। और जो स्पर्शिका की ढाल थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन रही थी। अगर स्पर्शिका की ढाल नेगेटिव से पॉजिटिव बन रही है तो इसका मतलब होता है कि ये जो हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या है, स्थानीय निम्नतम पॉइंट है, ठीक है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। देखिए स्पर्शिका की ढाल क्या हुई थी, स्पर्शिका की ढाल का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 1 जो है वो हमारा स्थानीय निम्नतम बिंदु है,
ठीक है, ये तो हमारा स्थानीय निम्नतम बिंदु निकला। स्थानीय निम्नतम मान क्या होगा? स्थानीय निम्नतम मान बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये तो हमारा स्थानीय निम्नतम पॉइंट निकला, टर्निंग पॉइंट, स्थानीय निम्नतम पॉइंट निकला। स्थानीय निम्नतम मान क्या होगा? ये वाला, ये जो y की वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं मान। स्थानीय निम्नतम मान हमें ज्ञात करना है बेटा। तो स्थानीय निम्नतम मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो x की वैल्यू आई आपकी, इसको आप फंक्शन के अंदर पुट कर दीजिए, है ना। तो आप कह दीजिए, तो ये जो x की वैल्यू है इसको मैं फंक्शन के अंदर पुट कर देता हूँ। फंक्शन हमारे पास क्या बेटा? फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x। तो एक्स क्यूब माइनस 3x यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 डेट इज 1 माइनस 3 डेट इज -2। -2 हमारे पास क्या हो जाएगा? स्थानीय निम्नतम मान हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई? जब आप x की वैल्यू निकालते हैं ना तो वो स्थानीय निम्नतम होता है, लेकिन जब आप y की वैल्यू ज्ञात करते हैं, y कह लो या फिर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो वो स्थानीय निम्नतम मान होता है। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी। दो अलग अलग चीज़ है, स्थानीय निम्नतम अलग चीज़ है, स्थानीय निम्नतम मान अलग चीज़ है। स्थानीय निम्नतम मान का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू। स्थानीय मतलब x की वैल्यू, ये तो x की वैल्यू ना बेटा, हमें तो y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आई? -2। तो स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा? स्थानीय निम्नतम मान हो जाएगा जी -2। समझे? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। यानी कि हमने ये पता कर लिया कि जो 1 है ना बेटा जी, ये हमारा स्थानीय निम्नतम बिंदु है, और स्थानीय न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब हम -1 पे चेक करेंगे, भाई -1 हमारा क्या है? स्थानीय निम्नतम है कि स्थानीय अधिकतम है? ये चेक करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इसको चेक किया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन शुरुआत का 1-2 क्वेश्चन समझने में समय लगता है। बाकी सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल लेंगे, यकीन मानिए। आपको मैं करके दिखाऊंगा ना, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम आराम से निकलेंगे फटाफट से। बस पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इस क्रांतिक बिंदु को तो चेक कर लिया, ये जो क्रांतिक बिंदु है वो हमारा स्थानीय निम्नतम है। अब इस क्रांतिक बिंदु को चेक करते हैं कि ये जो क्रांतिक बिंदु है स्थानीय निम्नतम है कि स्थानीय अधिकतम है। चेक करते हैं। देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। तो अभी हमने चेक किया इस पॉइंट को कि भाई ये जो पॉइंट है वो स्थानीय निम्नतम है कि स्थानीय अधिकतम है, वो हमने चेक कर लिया। अब हम इस पॉइंट को चेक करेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे? तो इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लेंगे, हल्का सा लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लेंगे, और हल्का सा राइट साइड में एक पॉइंट लेंगे, और उस पर हम डेरिवेटिव का सिंबल चेक करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो करते हैं। थोड़ा जूम आउट और कर लेता हूँ, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ। जब x की वैल्यू थोड़ी सी लेफ्ट साइड में हो, है ना, लेफ्ट साइड मतलब थोड़ा सा कम, -1 से थोड़ा सा कम हो, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो मुझे चेक करना है। इसी तरीके से जब x की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्रांतिक बिंदु से थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो मुझे चेक करना है। अगर डेरिवेटिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तब तो वो स्थानीय निम्नतम है। अगर डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो हमारा स्थानीय उच्चतम है। चेक कर लेते हैं। तो -1 से थोड़ा सा कम ले लो, -1 से थोड़ा सा कम यानी कि -1.5, है ना। -1 से थोड़ा सा कम -0.5 नहीं होता बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। नंबर लाइन पर आप बना के देख सकते हो। -1 से कम जो है ना वो असल मायने में बड़े वाली चीज़ होती है। -1 से कम क्या होगा? -1.5 होगा। समझ रहे हैं? तो -1.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो जी डैश एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप -1.5 पुट कर लो। जी डैश एक्स हमारे पास क्या है? ये है जी 3x² - 3। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे मैं -1.5 पुट कर लेता हूँ। तो जाएगा 3 इंटू -1.5 का स्क्वायर -3। ये हो जाएगा हमारे पास -1.5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 2.25, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6.75। 6.75 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसको ज्ञात करते हैं, है ना। जब x की वैल्यू -1 से थोड़ी सी बड़ी हो तो जी डैश एक्स का सिंबल क्या होगा वो चेक करते हैं। तो x की वैल्यू -1 से थोड़ी सी बड़ी ले लो। -1 से थोड़ी सी बड़ी यानी कि -1 से थोड़ी सी बड़ी मतलब -0.5। ठीक है ना, तो -0.5 ले लेते हैं। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, है ना। -0.5 का स्क्वायर भी 0.25 ही होगा ना। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75। 0.75 में से अगर आप 3 घटाएंगे, छोटे में से अगर आप बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। यानी कि जो डेरिवेटिव का सिंबल है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है।
अगर डेरिवेटिव का सिंबल या फिर कह लो कि स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, स्पर्श रेखा की ढाल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्श रेखा की ढाल अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्पर्श रेखा ऐसी बन रही थी, फिर स्पर्श रेखा ऐसी बन रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हाई पॉइंट है ना। तो उसी बात को आप कह दो, आप कह दो कि अतः अतः x बराबर -1 स्थानीय उच्चतम बिंदु है। समझे कि नहीं समझे, ये चीज थी भैया, ठीक है। तो ये तो x की वैल्यू आपने निकाल ली, हमें तो बेसिकली फंक्शन की वैल्यू चाहिए ना, तो इस x की वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, ये है जी x³ x³ -3x, तो जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दो, आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा -1 +3 यानी कि 2, ठीक है। ये जो 2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम मान हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये चीज थी भैया, समझे। 3 ही स्टेप हैं, है ना, 3, वैसे अगर आप देखें तो 2 ही स्टेप है वैसे तो, है ना। स्टेप क्या है बेटा, वापस समझिए। पहला स्टेप ये है कि अगर आपको स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है ना, तो पहला स्टेप ये है कि आप क्रांतिक बिंदु ज्ञात करिए। फिर ये जो क्रांतिक बिंदु आपने ज्ञात किया, इसके हल इस ये जो फिर जो आपने ये जो क्रांतिक बिंदु ज्ञात किया, इससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और थोड़ा सा राइट साइड में पॉइंट लेकर के डेरिवेटिव का सिंबल ज्ञात करिए। अगर डेरिवेटिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो स्थानीय न्यूनतम बिंदु है वो, अगर डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो स्थानीय उच्चतम बिंदु है ना। वहां से आप स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं, स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल, है ना। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि स्थानीय निम्नतम क्या है, स्थानीय न्यूनतम मान क्या है, स्थानीय उच्चतम क्या है और स्थानीय उच्चतम मान क्या है, और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। आई होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है वो मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, है ना। तो बाकी क्वेश्चन करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट कर लिया बेटा, अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है x², और हमें बताना है कि इस फंक्शन का स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय न्यूनतम मान क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या होता है कि भैया क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो, तो ज्ञात करते हैं। क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए इसके डेरिवेटिव को रखते हैं 0 के बराबर, वहां से हमें क्रांतिक बिंदु मिल जाते हैं। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x बराबर 0, यानी कि x के लिए क्या आ गई बेटा, 0 आ गई, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, अगर आपको स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो सेकंड स्टेप क्या होता था, अपन से स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए सेकंड स्टेप ये होता था कि जो हमारा क्रांतिक बिंदु आया, इस क्रांतिक बिंदु के लेफ्ट साइड में एक पॉइंट ले लो और राइट साइड में एक पॉइंट ले लो, और वहां पर डेरिवेटिव का सिंबल ज्ञात करो। यही तो सेकंड स्टेप था, तो कर लेते हैं। तो हम कह देंगे कि भैया जब x की वैल्यू थोड़ी सी लेस देन हो, थोड़ी सी लेस देन हो क्रांतिक बिंदु से, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो मुझे चेक करना है। ऐसे ही जब x की वैल्यू थोड़ी सी ग्रेटर देन हो क्रांतिक बिंदु से, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो चेक करना है, ठीक है। तो 0 से थोड़ा सा कम ले लो, 0 से थोड़ा सा कम यानी कि माइनस का 0.5 ले लो, माइनस का 0.5, 0 से थोड़ा सा कम माइनस का 0.5 ही तो होगा, है ना। तो माइनस का 0.5 को आप इसके डेरिवेटिव के अंदर ढाल दो। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव है 2x, है ना। तो x के लिए क्या लेनी है, 0 से थोड़ी सी कम लेनी, 0 से थोड़ी सी कम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ माइनस का 0.5, ठीक है। तो x की जगह डाल देता हूँ माइनस का 0.5, तो ढालूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा सर आधा दूनी 1 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। और माइनस का 1 हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, आपको सिंबल से मतलब है ना, आपको क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, सिंबल से मतलब है। आपके सर माइनस का 1 हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब सेम चीज़ इसके साथ करेंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या ढालना है, वहाँ वहाँ पर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी ढालनी है। 0 से थोड़ी सी बड़ी मतलब 0.5 डाल दो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0.5 डाल दो, तो ये आएगा हमारे पास 1, 1 क्या है, पॉजिटिव। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो डेरिवेटिव का सिंबल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। और मैंने को क्या बताया था कि अगर डेरिवेटिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्रांतिक बिंदु है वो हमारा स्थानीय निम्नतम बिंदु है। उसी चीज़ को आप यहाँ पे लिख दो, है ना। तो आप कह दो कि अतः अतः स्थानीय निम्नतम बिंदु, या फिर स्थानीय निम्नतम तक भी छोड़ सकते हो,
स्थानीय निम्नतम क्या हो जाएगा जी हमारे पास, स्थानीय निम्नतम हो जाएगा सर 0, है ना, क्योंकि डेरिवेटिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव रहा है इसलिए। और स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा बेटा, स्थानीय निम्नतम मान ये हो जाएगा सर जी, ये जो हमारा स्थानीय निम्नतम आई है, जो हमारी एक्स की वैल्यू आई बेसिकली, इस एक्स की वैल्यू को फंक्शन के अंदर डाल दो, अपने आप ही आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 को इसके अंदर डाल दो भैया, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर डेट इज 0। तो स्थानीय निम्नतम हमारा 0 है और स्थानीय निम्नतम मान भी हमारा क्या बेटा 0 है। बस हो गया, समझ में आ गया, यही तो हमें बताना था, बता दिया हमने, क्लियर है, ठीक है ना। अब मैं इसका ग्राफ भी आपको बना के दिखा देता हूँ, वैसे आपको इसका ग्राफ पता ही होगा, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, आपके आंसर वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसका स्थानीय उच्चतम मान बताओ, तो आपके आंसर स्थानीय उच्चतम मान तो निकाल नहीं सकते अपन, क्योंकि भैया ये इन्फिनिटी जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो स्थानीय उच्चतम मान तो निकलेगा नहीं। स्थानीय न्यूनतम मान क्या है, वो आपके आंसर 0, क्योंकि इसकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू 0 है ना, और उसकी लोवेस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही है, वो एक्स बराबर 0 पे आ रही है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आप में से कह देंगे कि सर ये तो इसका निम्नतम मान भी था, है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, स्थानीय निम्नतम मान जो है वो निम्नतम मान भी हो सकता है ना, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है कि स्थानीय निम्नतम मान नहीं हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछता कि इस फंक्शन का निम्नतम मान बताओ, वो भी 0 आता, है ना। देखो कई बार फंक्शन आपको है ना, जरूरी नहीं कि ऐसा ही मिले, आपको कई फंक्शन का ग्राफ ऐसा मिल जाएगा, है ना। तो इस फंक्शन के ग्राफ में स्थानीय निम्नतम अलग चीज आएगी और निम्नतम अलग चीज आएगी, है ना, और आपका निरपेक्ष निम्नतम अलग चीज आएगी। लेकिन कई ग्राफ जो है उसमें निम्नतम स्थानीय निम्नतम एक ही चीज होती है, जैसे इस ग्राफ में था, है ना। आपको बस स्टेप ध्यान रखने हैं कि अगर मुझसे स्थानीय निम्नतम पूछा है तो मैं ये स्टेप लगाऊंगा भैया, अगर मुझसे निरपेक्ष निम्नतम पूछा है तो मैं ये स्टेप लगाऊंगा, अगर मुझसे सिंपल निम्नतम पूछा है तो मैं ये स्टेप लगाऊंगा। स्टेप ध्यान रखिए, वहां से आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तीन ही तो चीज़ है, सिंपल निम्नतम पूछेगा तो ये स्टेप है भैया, निरपेक्ष निम्नतम पूछेगा तो ये स्टेप है, स्थानीय निम्नतम पूछेगा तो ये स्टेप है, बस सिंपल, क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने इस फंक्शन का स्थानीय निम्नतम भी बता दिया और स्थानीय निम्नतम मान भी बता दिया, दोनों चीज़ बतानी है ना। कुछ में क्या क्या रखा है कि भैया स्थानीय निम्नतम भी बताओ और स्थानीय निम्नतम मान भी बताओ, समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया बेटा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट तो मैंने कहा ही दिया ना, थर्ड पार्ट देखो। अब सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान आसान लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, है ना। अब फटाफट से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और π/2 से छोटी है। अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर यहाँ पे इक्वल टू का निशान होता ना, क्लोज ब्रैकेट होती है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बन जाता निरपेक्ष उच्चतम मान वाला, समझ रहे हैं। और अगर निरपेक्ष उच्चतम मान वाला क्वेश्चन बन जाता तो उसी के स्टेप लगाने पड़ते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको तीन चीज़ बताई हैं, सिंपल पूछे तो अलग स्टेप है, निरपेक्ष वाले पूछे तो अलग स्टेप है, स्थानीय पूछे तो अलग स्टेप है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, और क्वेश्चन में क्या भी लिखा कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान बताओ, तो इसका इसलिए आपको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम वाले स्टेप यहाँ पे लगाने हैं। अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होते ना तो ये निरपेक्ष वाला क्वेश्चन बनता, है ना, और वहाँ पे क्वेश्चन में स्थानीय लिखा ही नहीं पा सकता था। अगर यहाँ पे क्लोज होती ना, यहाँ पे क्लोज होता तो क्वेश्चन में कभी भी स्थानीय लिखा ही नहीं पाएगा। जहाँ कहीं भी स्थानीय लिखा होगा ना, वहाँ या तो वहाँ यहाँ पे वहाँ वहाँ या तो जहाँ पे स्थानीय लिखा पाएगा ना, वहाँ या तो इंटरवल ही नहीं देगा, अगर इंटरवल देगा तो ओपन में देगा। क्लोज में कहीं भी इंटरवल मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन निरपेक्ष वाला है और उसको निरपेक्ष वाले स्टेप से ही करना पड़ता, ठीक है। ये तो हमारा स्थानीय वाला क्वेश्चन है, तो उसको हम स्थानीय वाले स्टेप से करेंगे। स्थानीय वाले स्टेप के दो स्टेप है ना, मोटे मोटे दो स्टेप हैं, वैसे तो कहने को तीन स्टेप है, लेकिन मोटे मोटे दो स्टेप हैं, हमने देख लिया दोनों क्वेश्चन में। तो दो स्टेप क्या थे आपके आंसर, पहला स्टेप होता था कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो, तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं भैया, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए जो हमारा डेरिवेटिव है उसको बराबर रख दो शून्य के, है ना। हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा, हमारा डेरिवेटिव आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको अगर मैं शून्य के बराबर रखूंगा तो हो जाएगा कोस एक्स बराबर साइन एक्स। दोनों तरफ आप कोस एक्स से भाग कर दो चाहे तो, है ना, या फिर आप साइन एक्स से भी भाग कर सकते हो। साइन एक्स से अगर मैं भाग करूँगा तो ये हो जाएगा कोट एक्स बराबर 1। इसको मैं टेंजेंट के अंदर तब्दील कर लेता हूँ, तो टेंजेंट एक्स भी बराबर 1 ही होगा, इसको उल्टा करूँगा तो ये 1 ही आना है। अब मुझे बताओ कि इस इंटरवल में 0 से π/2 में टेंजेंट एक्स 1 कहाँ पे होता है,
तो आप कहेंगे सर टेंजेंट एक्स 1 होता है पाई बाय 4 पर, इस इंटरवल की बात करें तो। अगर इंटरवल चेंज होता तो और भी वैल्यू आ सकती थी, लेकिन इंटरवल छोटा सा है तो क्रांतिक बिंदु एक ही आया, चलो शुक्र है ना। तो ये हमारे पास क्रांतिक बिंदु आ गया। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या होता था बेटा? स्टेप नंबर सेकंड ये होता था कि जो आपका क्रांतिक बिंदु आया ना, इससे थोड़ा सा कम पॉइंट लो और थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट लो एक, और वहाँ पे डेरिवेटिव का सिंबल चेक करो, है ना। तो जब x की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम होगी किससे? पाई बाय 4 से, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो मुझे पता करना है। और जब x की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी किससे? क्रांतिक बिंदु से, तो हमें डेरिवेटिव का सिंबल ज्ञात करना है। ये तो चीज़ होती है। तो पाई बाय 4 मतलब, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, है ना। 45 डिग्री से थोड़ा सा कम कौन सा लोगे? वैसे तो आप लेना चाहें तो 40 डिग्री ले लो, लेकिन 40 डिग्री की वैल्यू थोड़ी पता आपको, है ना। कुछ ऐसा लो जिसकी वैल्यू भी पता हो। 30 डिग्री ले लेते हैं, है ना। तो 45 डिग्री से थोड़ा सा कम क्या हो गया? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम कहाँ पे ढाल देंगे? हम ढाल देंगे डेरिवेटिव के अंदर। डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव सजिए, है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे गैप बना, थोड़ा सा मैं पेज को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा पेज बढ़ा लिया है। तो हमें क्या करना था कि जो एक्स की वैल्यू थी ना, जो हम पाई बाय 4 से थोड़ी सी कम ले रहे थे, यानी कि 30 डिग्री ले रहे थे, उसको हमें डेरिवेटिव के अंदर ढालना था। डेरिवेटिव हमारे पास क्या था? कोस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। तो डेरिवेटिव लिख दो यहाँ पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स। और एक्स की जगह हम क्या ढाल रहे हैं? 45 से थोड़ा सा कम ढाल रहे हैं। 45 से थोड़ा सा कम मतलब 30 डिग्री ढाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक काम करिए, उसको टीचर को बता दीजिए कि हम क्या ढाल रहे हैं, है ना। अगर आप बिना बताए 30 डिग्री ढालेंगे तब भी कोई नंबर काटता नहीं है। पिछले 2 क्वेश्चन में हमने बिना बताए ही थोड़ी सी कम वैल्यू ढाली थी, लेकिन अगर आप बता देंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बेटा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि हम यहाँ पे क्या ढालने जा रहे हैं। तो कहाँ पे बताएंगे, कैसे लिखेंगे उस चीज़ को समझ लो। तो हम यहाँ पे कह देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। भाई मुझे एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 से थोड़ी सी कम ढालनी है ना, वो मैं क्या ढाल रहा हूँ? 30 डिग्री ढाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बता देंगे, यहाँ पे बैक लिख के हम कह देंगे माना पाई बाय 4 से थोड़ी सी कम क्या ढाल रहे हैं? पाई बाय 4 से थोड़ी सी कम यानी कि 30 माने पाई बाय पाई बाय 6 हो गया ना, माना पाई बाय 6, है ना। तो ऐसा आप लिख दीजिए बस। इतना सा अगर आप लिख देंगे ना तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर के पास, टीचर को पता चल जाएगा ना कि पाई बाय 4 से थोड़ा सा कम आपने क्या लिया है। ऐसे ही आप पिछले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नहीं करोगे तो नंबर नंबर कोई नहीं काटता, लेकिन कर लोगे तो यार अच्छा रहता है, ठीक है। ठीक है जी, बस इतना लिख दो। क्या जा रहा है तुम्हारा, इतना लिखने में क्या जा रहा है? तुमने बता दिया टीचर को कि भैया हम एक्स के लिए थोड़ी सी कम क्या ढाल रहे हैं? पाई बाय 6 ढाल रहे हैं, 30 ढाल रहे हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 30 ढाल दो भैया। तो ये हो जाएगा कोस 30 माइनस साइन 30। कोस 30 पे वैल्यू क्या होती है? कोस 30 पे वैल्यू होती है जी √3/2। और साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है? 1/2। बड़े में से छोटा घट रहा है यानी कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पे कर लो भैया। पाई बाय 4 से थोड़ा सा बड़ा लेना है, 45 से थोड़ा सा बड़ा लेना है। 45 से थोड़ा सा बड़ा क्या लूँ? 60 डिग्री ले लेते हैं, है ना। 90 डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, 60 डिग्री ठीक है, 60 डिग्री ले लो, है ना। तो उसको टीचर को लिख के बता दो कि यार हमने 60 डिग्री लिया है। कहाँ पे लिख के बताओगे? तो इसको थोड़ा सा आगे सरका देता हूँ, यहाँ पे लिख के बता देंगे। ये माना पाई बाय 3, पाई बाय 4 से थोड़ा सा बड़ा, 45 से थोड़ा बड़ा 60 ही होगा ना, तो उसको हमने लिख के बता दिया टीचर को बस। समझ रहे हैं? यही तो चीज़ लिखनी थी बस। नहीं लिखेंगे ना ये चीज़ तब कोई नंबर नहीं काटता, लिख देंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाता है बेटा। ठीक है जी। एस डैश एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जी हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स था। एक्स की जगह हम क्या ढाल रहे हैं? 60 ढाल रहे हैं। तो कोस 60 पे कितना होता है? 1/2। और साइन 60 पे क्या होता है? साइन 60 पे होता है सर जी √3/2। छोटे में से बड़ा घट रहा है यानी कि नेगेटिव आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डेरिवेटिव का सिंबल है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। अगर डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा पॉइंट है पाई बाय 4, ये जो हमारा क्रांतिक बिंदु है, ये हमारा क्या होगा? स्थानीय उच्चतम मान होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव है ना, स्थानीय उच्चतम मान होगा। अतः स्थानीय उच्चतम मान क्या हो जाएगा बेटा? स्थानीय उच्चतम मान, सॉरी पॉइंट, सॉरी, ये हमारा स्थानीय उच्चतम बिंदु। स्थानीय उच्चतम बिंदु कह दो या स्थानीय उच्चतम कह दो, बात एक ही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू है ना, इसको मान नहीं बोल सकते ना। तो स्थानीय उच्चतम बिंदु क्या हो जाएगा सर जी? पाई बाय 4। और स्थानीय उच्चतम मान क्या हो जाएगा? स्थानीय उच्चतम मान ये हो जाएगा सर जी हमारे पास, ये जो हमारे पास पॉइंट आया इसको फंक्शन के अंदर ढाल देंगे, अपने आप मान निकल जाएगा। तो पाई बाय 4 को इसके अंदर ढाल दो बेटा, इसके अंदर ढाल दो तो हो जाएगा साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4, यानी कि
1/√2 प्लस 1/√2, सोल्व करेंगे तो 2/√2, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो √2। समझ रहे हैं? आप इसका ग्राफ भी बना के दे सकते हैं। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पे स्थानीय उच्चतम पॉइंट π/2, स्थानीय उच्चतम पॉइंट जो है π/4 ही मिलेगा, और स्थानीय उच्चतम मान जो है आपको √2 ही मिलना है, चाहे आप बना के देख लो। समझ में आ गई? ये चीज़ थी। क्लियर हुई बात मेरी? समझ में आया? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये फोर्थ पार्ट देखो बेटा, हमें ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और हमें इस फंक्शन का स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि फंक्शन का क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लो। तो हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। क्रांतिक बिंदु कौन से होते हैं भैया? तो क्रांतिक बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो शून्य हो या अनडिफाइन हो। ठीक है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और इस फंक्शन के डेरिवेटिव को बराबर रख देंगे शून्य के, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स बराबर शून्य। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन एक्स बराबर है माइनस कोस एक्स के, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि टेंजेंट एक्स बराबर हो जाएगा हमारा -1 के। दोनों तरफ कोस एक्स से भाग कर दिया ना, तो कुछ ऐसा हो गया। अब टेंजेंट एक्स -1 कहाँ कहाँ पे होता है? 0 से 2π के बीच में टेंजेंट एक्स -1 कहाँ कहाँ पे होता है? तो आप इसको खुद ब खुद निकालना। जब आप निकालेंगे तो आपको दो एंगल मिलेंगे, एक तो मिलेगा 135 डिग्री और एक मिलेगा 315 डिग्री, है ना। ये दो एंगल कैसे आए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये आपको खुद ब खुद निकालने चाहिए। देखो कैसे आए। हमें चाहिए टेंजेंट एक्स -1 कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि टेंजेंट एक्स 1 कहाँ पे होता है, तो आपके आंसर 45 डिग्री पे, है ना। अब टेंजेंट को चाहिए, टेंजेंट एक्स चाहिए मुझे -1। अब टेंजेंट एक्स नेगेटिव कहाँ पे होता है? आपके आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए 180 में से 45 घटाना पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए 360 में से 45 घटाना पड़ेगा। जब आप 180 में से 45 घटाएंगे तो 135 मिलेगा, 360 में से 45 घटाएंगे तो 315 डिग्री मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ये दो वैल्यू आई है। समझ में आ गई? आपको एक ही चक्कर में देखना था ना, 0 से 2π के बीच में, तो यही दो वैल्यू होंगी। तो ये आपके दो क्रांतिक बिंदु आ गए। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि जो हमारे दो क्रांतिक बिंदु आए, इनमें से कौन सा क्रांतिक बिंदु स्थानीय उच्चतम है और कौन सा स्थानीय बिंदु स्थानीय निम्नतम है। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम हेल्प लेंगे स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 क्या होता था कि भाई हम इनमें से कोई भी एक क्रांतिक बिंदु उठाते थे। सबसे पहले हम ये वाला उठा रहे हैं, ठीक है, फिर इसके साथ भी यही काम करना है जो मैं इसके साथ करूंगा। तो मान लो कि ये क्रांतिक बिंदु उठाया, अब इस क्रांतिक बिंदु से थोड़ा सा कम एक पॉइंट लेंगे और इस क्रांतिक बिंदु से थोड़ा सा ज्यादा एक पॉइंट लेंगे। थोड़ा सा कम एक पॉइंट ले लो, थोड़ा सा ज्यादा एक पॉइंट ले लो, और वहां पर डेरिवेटिव का सिंबल ज्ञात कर लो। करते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा जब x की वैल्यू थोड़ी सी कम हो, थोड़ी सी कम हो किससे? 135 डिग्री से, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो चेक करना है मुझे। और जब x की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो 135 डिग्री से, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो चेक करना मुझे। ठीक है, आप यहाँ पे टीचर को लिख के भी दिखा सकते हैं कि 135 डिग्री से छोटा हमने कौन सा एंगल लिया है। आप यहाँ पे लिख के भी दिखा सकते हैं माना करके। नहीं लिख के दिखाएंगे तो नंबर नहीं काटता है कोई। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर वो खिचड़ी टाइप बन जाती है ना। मैंने आपको समझा तो दिया ही है, तो मैंने डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, करते हैं। 135 डिग्री से थोड़ा सा कम ले लो। मान लो कि आपने 120 डिग्री ले लिया। अब 120 डिग्री को तुम इस डेरिवेटिव 120 डिग्री पर डेरिवेटिव का सिंबल चेक करो। हमारे पास डेरिवेटिव क्या है ये, तो इसके अंदर आप 120 डिग्री डाल दो। कोस 120 डिग्री प्लस में साइन 120 डिग्री, है ना। अब इसकी वैल्यू तो आपको ज्ञात करनी आती है। कोस 120 डिग्री की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे? कोस 180 माइनस 60 करके वहां से वैल्यू ज्ञात कर लेना। जब आप कोस 120 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करेंगे ना, तो ये आएगी आपके पास -1/2। 180 माइनस 60 यानी कि माइनस कोस 60, 60 पे क्या होता है हमारे पास, हाँ ठीक है, ये आएगी। साइन 120 जब आप ज्ञात करेंगे तो आएगी √3/2। अब बड़े में से छोटा घट रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, सेम इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर लेना। अब की बार आपको 135 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा एंगल लेना है, 150 डिग्री एंगल ले लो, तो हो जाएगा कोस 150 डिग्री प्लस में साइन 150 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, नहीं 1/2 नहीं होगा, सॉरी माई मिस्टेक। कोस 150 पे क्या होता है? कोस 150 यानी कि माइनस का कोस 30 यानी कि माइनस का √3/2, है ना, प्लस का 1/2 ऐसा होगा। अब यहाँ पे छोटे में से बड़ा घट रहा है, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो, इसका मतलब ये होता है कि वो जो पॉइंट है वो हमारा स्थानीय उच्चतम पॉइंट है। तो हम कह देंगे तो स्थानीय उच्चतम बिंदु,
या फिर स्थानीय उच्चतम बिंदु लिखने के बजाय स्थानीय उच्चतम ही कह दो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हो जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। हमें स्थानीय उच्चतम मान भी चाहिए। स्थानीय उच्चतम मान कैसे मिलेगा? स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा जब हम इसको फंक्शन के अंदर डाल देंगे। मान का मतलब क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू कैसे मिलेगी? जब हम इसको फंक्शन के अंदर डाल देंगे। तो इसको फंक्शन के अंदर डाल दो। फंक्शन हमारे पास क्या बेटा? फंक्शन हमारे पास sin x माइनस कोस एक्स। डाल दो sin 135 डिग्री माइनस कोस 135 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको √2 मिलेगा। मैंने किया हुआ है तो इसमें मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप करके देख लेना, √2 ही मिलना आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि स्थानीय उच्चतम तो ये है, स्थानीय उच्चतम मान हमारा ये है। इसको चाहे तो आप रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक के पीछे रेडियन में आंसर दिया होगा। अदरवाइज रेडियन के अंदर नहीं कन्वर्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्रांतिक पॉइंट को तो चेक कर लिया कि भैया ये स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है। अब हम इस क्रांतिक बिंदु को चेक करेंगे कि ये स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है। बिल्कुल इसी तरीके से चेक करेंगे जैसे हमने इसको चेक किया। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन एक ही पेज में दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं इस क्रांतिक बिंदु को चेक कर रहा हूँ कि स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? तो वही सेम चीज़ जो इसमें करी, हम इससे थोड़ा सा कम एक एंगल ले लेंगे और इससे थोड़ा सा ज़्यादा एक एंगल ले लेंगे और उन दोनों एंगल्स पर डेरिवेटिव का सिंबल चेक करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं, जब x की वैल्यू थोड़ी सी कम हो 315 डिग्री से, तो उस दौरान डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो चेक करना है। और जब x की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो 315 डिग्री से, तो उस दौरान डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो चेक करना है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू थोड़ी सी कम ले लो 315 डिग्री से, मान लो कि 300 डिग्री ले लिया, तो हो जाएगा कोस 300 डिग्री प्लस में साइन 300 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो। कोस 300 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है? ये होती है जो हमारे पास कोस 360 माइनस 60 होगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है सर जी पॉजिटिव, है ना। तो ये हो जाएगा कोस 60। ठीक है, कोस 60 पे वैल्यू क्या होती है? कोस 60 पे वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, और साइन 300 डिग्री पे क्या होता है? साइन 300 डिग्री पे होगा साइन 360 माइनस 60, यानी कि माइनस का साइन 60, यानी कि माइनस का, यहाँ पे माइनस लगा दो, प्लस किया जाए माइनस लगा दो, माइनस का साइन 60 पे क्या होता है? साइन 60 पे होता है √3/2। तो छोटे में से बड़ा घट रहा है, यानी कि ये हो गया नेगेटिव। अब इसको ज्ञात कर लो। ठीक है, तो 315 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा ले लो, यानी कि 330 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब कोस 330 पे क्या होता है? कोस 330 पे होता है कोस 30 के बराबर, है ना। और कोस 30 पे क्या होता है? कोस 30 पे होता है हमारे पास √3/2। और साइन 330 क्या होता है? माइनस साइन 30 के बराबर, यानी कि माइनस का 1/2। बड़े में से छोटा घट रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। अगर डेरिवेटिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो उस दौरान हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं स्थानीय निम्नतम पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं, तो ये जो हमारा क्रांतिक बिंदु है 315, ये हमारा स्थानीय निम्नतम बिंदु है। ठीक है, हमें स्थानीय निम्नतम मान भी चाहिए, तो स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा बेटा? स्थानीय निम्नतम मान ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम फंक्शन के अंदर डाल देंगे। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन है साइन x माइनस कोस एक्स, इसके अंदर डाल देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा, आपको मिलेगा -√2। मैंने किया हुआ है तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्थानीय उच्चतम बता दिया, स्थानीय उच्चतम मान बता दिया, स्थानीय निम्नतम बता दिया और स्थानीय निम्नतम मान बता दिया, और यही हमें बताना था। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो। क्रांतिक बिंदु ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो शून्य हो या फिर अनडिफाइन हो। ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रखा, वहाँ से क्रांतिक पॉइंट मिल गए। क्रांतिक पॉइंट मिलने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो क्रांतिक पॉइंट आपको मिले इससे थोड़ा सा कम और इससे थोड़े से ज़्यादा पर फंक्शन के डेरिवेटिव का सिंबल चेक कर लो। तो हमने वही चीज़ की, इसे थोड़ा सा कम लिया, इसे थोड़ा सा ज़्यादा किया और डेरिवेटिव का सिंबल ज्ञात किया। अगर डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो स्थानीय उच्चतम है, अगर डेरिवेटिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो वो क्रांतिक पॉइंट आपका स्थानीय निम्नतम है। बस इस तरीके से आप स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बता सकते हैं। ठीक है, इसका एक मेथड और भी है और वो कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान मेथड है, लेकिन वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप इस मेथड को अच्छी तरह से सीख लीजिए। ठीक है ना, इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को पहले इस मेथड से करा रहा हूँ, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को दूसरे मेथड से भी कराऊंगा। वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, लेकिन ये मेथड भी सीखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं अगला पार्ट। चलिए, इसको भी वैसे ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लें।
अब क्रांतिक पॉइंट किसको बोलते हैं? किसी भी फंक्शन का क्रांतिक बिंदु ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो शून्य हो या अनडिफाइन हो। तो हम इसका डेरिवेटिव ज्ञात करके उसको शून्य के बराबर रख देंगे, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव रख दिया शून्य के बराबर। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर 0। इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करेंगे तो 3 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। जोड़े तो -4, गुणा करे तो 3। ऐसे दो अंक बताना, ऐसे दो अंक हो गए, माइनस का 3x माइनस का 1x प्लस का 3 बराबर 0। तो हो जाएगा 3, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, यहाँ पे भी x माइनस 3 बचना चाहिए, तो -1 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप x की वो वैल्यू निकालिए जहाँ पर ये या तो शून्य बन रहा हो या अनडिफाइंड बन रहा हो, ठीक है ना। तो अनडिफाइंड तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि बटे में कोई चीज़ है नहीं, बटे वाली चीज़ होती तब तो अनडिफाइंड बनता है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी तो 3, एक आ जाएगी 1, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये हमारे पास दो क्रांतिक बिंदु आ गए। अब इसमें से एक क्रांतिक बिंदु स्थानीय उच्चतम होगा, एक क्रांतिक बिंदु स्थानीय निम्नतम होगा। वो कौन सा होगा, कैसे चेक करेंगे? स्टेप नंबर 2 से चेक करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 लगाते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या होता था? स्टेप नंबर 2 होता था कि ये जो क्रांतिक बिंदु है ना, इससे थोड़ा सा कम एक वैल्यू ले लो, इससे थोड़ी सी ज़्यादा एक वैल्यू ले लो, और उस पर डेरिवेटिव का सिंबल चेक करो। करते हैं। तो जब x थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा 3 से, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो चेक करना है। और जब x थोड़ा सा ज़्यादा होगा 3 से, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो चेक करना है, ठीक है ना। करते हैं। 3 से थोड़ा सा कम ले लो। 3 से थोड़ा सा कम अगर आप चाहें तो 2.5 ले सकते हो, अदरवाइज 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे आप 3 से थोड़ा सा कम, हम 3 से थोड़े से कम की बात करें ना, तो 3 से थोड़ा सा कम आप इतना ही लेना कि भाई आप दूसरे क्रांतिक बिंदु तक ना पहुंच जाएं। समझ रहे? जैसे 3 से थोड़ा सा कम आप चाहें तो 2 ले लें, चलेगा, है ना। लेकिन आप 1 मत ले लेना, है ना ही 1 से कम ले लेना। क्यों? क्योंकि भैया 1 आपका दूसरा क्रांतिक बिंदु है ना, इससे पार मत चले जाना, बस ये चीज़ होती है, ठीक है। तो 3 से थोड़ा सा कम ले लो, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 को हमें कहाँ पे रखना है? डेरिवेटिव के अंदर। डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव हमारे पास ये है, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है। अपन इसके अंदर रख लेते हैं ना, यहाँ पे आसान पड़ जाएगा। इसके अंदर भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव हमारे पास ये है, तो इसके अंदर रख दो 2 को। तो 2 को अगर आप यहाँ पे रखेंगे और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, -24, है ना। 12 -24 माइनस का 12 हो गया, माइनस का 12 प्लस का 9, नेगेटिव आएगा, ठीक है। डायरेक्टली सिंबल लिख दो, हमें सिंबल से मतलब है ना, क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, सिंबल से मतलब है। अच्छा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, मान लो आपने 4 ले लिया, 4 को यहाँ पे रखना। 4 के 16, 16 तिये 48, माइनस 12 चौका 48, क्या बचेगा? पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डेरिवेटिव का सिंबल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। अगर डेरिवेटिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्रांतिक बिंदु है ना, ये हमारा स्थानीय निम्नतम है। तो लिख दो, तो स्थानीय निम्नतम हो जाएगा 3, और स्थानीय निम्नतम मान कैसे ज्ञात करोगे? इसको फंक्शन के अंदर रख दोगे, वहां से आपको स्थानीय निम्नतम मान मिल जाएगा। स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा बेटा? इसको फंक्शन के अंदर रख दो उठा के। इसको जब तुम फंक्शन के अंदर रखोगे और सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? ये मिलेगा 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 छिका 9 छिका 54, प्लस में 9 तिया 27, प्लस में 15। इसको सॉल्व कर लो। 27 से 27 कितना हो गया? 54, 54 से 54 कट जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 15, ठीक है ना। तो हमने इस क्रांतिक बिंदु को तो चेक कर लिया कि भाई ये स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है। अब इस क्रांतिक बिंदु को चेक करना पड़ेगा, करते हैं। तो इसको मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे जब x की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम होगी किससे? 1 से, तो डेरिवेटिव का सिंबल चेक करना है, ठीक है। और जब x की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी 1 से, तो डेरिवेटिव का सिंबल चेक करना है। अब 1 से थोड़ा सा कम कितना लें? 0 ले लो, ठीक है। तो 0 ले लेते हैं और 0 को यहाँ पे पुट करेंगे। 0 को यहाँ पे पुट करोगे तो आपका सिंबल आएगा पॉजिटिव। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, 2 ले लो। 2 को यहाँ पे पुट करोगे, सोल्व करोगे तो क्या आएगा? सिंबल क्या आएगा? ये आएगा सर 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, माइनस 12 दूनी 24, यानी कि नेगेटिव का 12, नेगेटिव का 12 प्लस का 9, यानी कि नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे पास क्रांतिक बिंदु है ये हमारे पास स्थानीय उच्चतम है, ठीक है। और स्थानीय उच्चतम मान क्या हो जाएगा?
स्थानीय उच्चतम मान हो जाएगा सर जी हमारे पास, क्या हो जाएगा, इसको हम फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, इसको फंक्शन के अंदर पुट करना, तो इसको फंक्शन के अंदर पुट करोगे, सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1-6 + 9 + 15। सोल्व कर लो, तो 1 - 6 -5 प्लस का 15, 10, 10 और 9 19। तो इस तरीके से हमने स्थानीय न्यूनतम ज्ञात कर लिया, स्थानीय उच्चतम ज्ञात कर लिया, स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात कर लिया, स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात कर लिया। बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ही था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्टली करवा दिया। समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे नई चीज़ सीखने को मिलेगी, है ना। और ये जो बात मैं बताऊंगा ना, ये ऐसा नहीं कि टीचर्स ने नहीं बता रखी हो, लेकिन बहुत कम टीचर्स ने बता रखी होगी हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में तो बहुत टीचर्स ने बता रखी है। देखो, तो हमें इस फंक्शन का स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या होता है कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लो। ठीक है, अब क्रांतिक बिंदु कौन से होते हैं, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो शून्य हो या अनडिफाइन हो, है ना। ये बात मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, हम लिखते शून्य के बराबर ही हैं, लेकिन बेसिकली हम दोनों केस लेकर चलते हैं। ठीक है ना, वापस सुन लीजिए, क्रांतिक बिंदु ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो शून्य हो या अनडिफाइन हो। ठीक है, दोनों चीज़ लेकर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में भी मैंने दोनों चीज़ लेकर चली थी। बोलने के लिए हम बोल देते हैं कि जहाँ पे डेरिवेटिव शून्य है, लेकिन असल मायने में दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब वहाँ उसका यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो समझो। तो इसके क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव बताओ। इसका तो डेरिवेटिव ऐसा जी 1/2। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा -2/x² बराबर 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 2x², है ना। 2x² -4, ये आएगा ना, सॉरी, ये आएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे तो 2x², ये आ जाएगा x² -4 बराबर 0, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि भैया क्रांतिक बिंदु ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो शून्य हो या अनडिफाइन हो। अब ये वाली चीज़ शून्य कब होगी, जब ऊपर वाली चीज़ शून्य होगी। अब ऊपर वाली चीज़ को शून्य रखना, ऊपर वाली चीज़ को शून्य बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आगे एक तो 2 और एक आगे -2। ठीक है, और ये वाली चीज़ अनडिफाइन कब होगी, ये वाली चीज़ अनडिफाइन तब होगी जब नीचे वाला 0 होगा। तो नीचे वाली चीज़ को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो इसको जब तुम 0 बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ पे आपके पास क्रांतिक बिंदु कितना आ गए, 3 आ गए, 2, -2 और 0। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो चीज़ देखी है उसको इग्नोर मत करना। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी ही लेनी है, यानी कि आपको ये 2 क्रांतिक बिंदु यहाँ से कैंसिल करने पड़ेंगे। ये 2 क्रांतिक बिंदु आपको यहाँ से कैंसिल करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखी है बात। ठीक है ना, हम कह देंगे कि भैया x की वैल्यू सिर्फ हम 2 लेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए। समझे, तो क्रांतिक बिंदु हमारे सिर्फ यही एक ही निकला है। समझ में आ गई। वापिस समझ लीजिए, क्रांतिक बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो शून्य हो या फिर अनडिफाइन हो। यहाँ जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो शून्य हो या फिर अनडिफाइन हो। अब ये शून्य कब बनेगा, शून्य तब बनेगा जब ऊपर वाला 0 हो। और ये अनडिफाइन कब बनेगा, अनडिफाइन तब बनेगा जब ये नीचे वाला 0 हो। तो यहाँ पे ये क्रांतिक बिंदु आए थे असल मायने में, लेकिन हमने सिर्फ ये वाली चीज़ ली। समझ में आ गई क्या। तो इस चीज़ को आप दिमाग में ढाल लीजिए। ठीक है ना, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको जवाब रखा और यहाँ पे सिर्फ इसको जवाब रख देते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को रखते ही नहीं है। जबकि नीचे वाले को भी रखना है, क्योंकि नीचे वाले को 0 रखोगे तभी तो अनडिफाइन बनेगा। और जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन होता है वो भी क्रांतिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये बात बार बार बताई नहीं जाती, लेकिन आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि क्रांतिक बिंदु ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो शून्य हो या फिर अनडिफाइन हो। ठीक है, बोलने के लिए हम बार बार बोल देते हैं कि जहाँ पे डेरिवेटिव शून्य हो, लेकिन असल में दोनों चीज़ होती हैं। समझ में आ गई। तो क्रांतिक बिंदु हमारा अल्टीमेटली 1 ही निकला है, मतलब एक ही निकला है, 3 नहीं निकले, एक ही निकला है। बस इसको चेक कर लो कि ये जो क्रांतिक बिंदु निकला है स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है। वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक करेंगे हम स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 क्या होता था, ये जो हमारा क्रांतिक बिंदु से थोड़ा सा कम एक पॉइंट ले लेंगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पर डेरिवेटिव का सिंबल चेक करेंगे। करते हैं, जब x की वैल्यू थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है 2 से, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो चेक करना है। और जब x की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है 2 से, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो चेक करना है। तो 2 से थोड़ा सा कम 1 ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को तुमको कहाँ पे डालना है, डेरिवेटिव के अंदर, डेरिवेटिव का सिंबल चेक करना है ना। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या है ये, तो इसके अंदर डाल दो 1 को। 1 को डालोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा सर नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा जी, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, 3 ले लो, 3 को इसके अंदर डाल दो। तो 3 को डालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा सर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया
कि यहाँ पे डायरेक्टिव का जो सिंबल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। अगर डायरेक्टिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो क्रांतिक बिंदु है वो हमारा स्थानीय निम्नतम है। तो ये आ गया हमारे साथ स्थानीय निम्नतम। स्थानीय निम्नतम क्या हो जाएगा? स्थानीय निम्नतम हो जाएगा सर जी हमारे पास 2। और स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा बेटा? स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए, निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए इसको आप फंक्शन के अंदर रख दो, इसको फंक्शन के अंदर रख दो उठा के। फंक्शन हमारे पास ये है, जो हो जाएगा 2/2 + 2/2 यानी कि 1। समझे? यहाँ पे हमने नई बात क्या सीखी? यहाँ पे हमने ये वाली बात नहीं सीखी। हालांकि नई बात नहीं थी, ये मैंने पहले भी बता रखी थी, एक्सरसाइज 6.2 के दौरान भी बताई होगी मैंने बात, लेकिन फिर भी मैंने वापस से बता दी। ठीक है ना? वापस में लीजिए, क्रांतिक बिंदु ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो शून्य हो या फिर अनडिफाइन हो, दोनों चीज़ होती हैं वहाँ पे बेसिकली। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सुनने वाले आते हैं तो अनडिफाइन वाली चीज़ हम भूल जाते हैं बार बार, लेकिन उसको भी आप याद रखिए। समझ में आ गया? क्लियर? ऐसे करना था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, स्टेप बाय स्टेप चलना। स्टेप नंबर 1, तो पहला स्टेप क्या होगा कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। क्रांतिक बिंदु के कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो शून्य हो या फिर अनडिफाइन हो? तो इसके डेरिवेटिव को शून्य आप रख दो। ठीक है ना? तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सर जी 1 समथिंग का डेरिवेटिव होता है -1 समथिंग का स्क्वायर, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है ना? बराबर 0। तो हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में x² + 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब ये वाली चीज़ जीरो बराबर कब बनेगी? जब आप ऊपर वाले को जीरो बराबर रखेंगे। तो ऊपर वाले को जीरो बराबर रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, अब ये वाली चीज़ अनडिफाइन कब बनेगी? जब नीचे वाली चीज़ को जीरो बराबर रखोगे। तो नीचे वाली चीज़ को जीरो बराबर रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी सर जी हमारे पास x² बराबर हो जाएगा, पहले तो रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो x² बराबर हो जाएगा -2। यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो काल्पनिक आ रही है, वास्तविक नहीं आ रही। तो काल्पनिक वैल्यू को तो अपन लेते ही नहीं है। देख रहे हो स्वैग? देख रहे हो मेरा चश्मा टूट रहा है, चुभ रहा है यार ये। मेरे को उसकी याद आ गई, मजनू की, वेलकम मूवी वाले। चलो, तो यहाँ पे जो x का है, यहाँ पे x का वास्तविक मान नहीं आ रहा, और हमें वास्तविक मान चाहिए होता है बेटा। काल्पनिक मान के साथ हम कभी काम नहीं करते, है ना, सिर्फ 11th क्लास के उस चैप्टर को छोड़ करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का वास्तविक मान संभव नहीं है। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो x का केवल और केवल एक ही मान है, जो क्या है? 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि हमारा जो क्रांतिक बिंदु है वो हमारे पास क्या है? 0। अब ये जो 0 है, ये स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है, वो चेक करना पड़ेगा। वो चेक करेंगे हम स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 क्या होता था कि इससे थोड़ा सा पीछे एक वैल्यू ले लो, इससे थोड़ी सी आगे एक वैल्यू ले लो, और वहाँ पर डेरिवेटिव का सिंबल चेक करो। तो हम कह देंगे जब x की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी 0 से, थोड़ी सी लिखना जरूरी है भाई, जब x थोड़ा सा कम होगा 0 से तो डेरिवेटिव का सिंबल चेक करना है, और जब x थोड़ा सा ज़्यादा होगा 0 से तो डेरिवेटिव का सिंबल चेक करना है। ठीक है, तो 0 से थोड़ा सा कम ले लो, -1 ले लो, चलेगा। -1 को तुमको कहाँ पर रखना है? डेरिवेटिव के अंदर। डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? ये है, ये कह लो, ये कह लो, वैसे की है, इसमें रख देते हैं। तो -1 को यहाँ पे रखोगे तुम, तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला तो पॉजिटिव रहना ही है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और 0 से बड़ा ले लो, 1 ले लो, तो ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। -1 पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। तो डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि वो जो हमारा क्रांतिक बिंदु है वो स्थानीय उच्चतम है। स्थानीय उच्चतम क्या हो जाएगा? स्थानीय उच्चतम हो जाएगा 0, और स्थानीय उच्चतम मान क्या हो जाएगा? स्थानीय उच्चतम मान ये क्या हो जाएगा? 0 को हम फंक्शन के अंदर रख देंगे, 0 को फंक्शन के अंदर रखना, तो ये हो जाएगा सर जी हमारे पास 1/2। बस ज्ञात कर लिया, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो, ये भी वैसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चन थे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो। क्रांतिक बिंदु ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर अनडिफाइन हो। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव को 0 रख दो, वहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब कहेंगे सर इसके डेरिवेटिव को हम अनडिफाइन के बराबर क्यों रख लें? है ना, क्योंकि रखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम जब इसको सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कहाँ पे अनडिफाइन होगा। ठीक है ना, इसलिए हम अलग से रख के नहीं देख रहे हैं। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे अनडिफाइन होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। f' क्या हो जाएगा?
पहले वाले का डेरिवेटिव जो कि 1, दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। रूट वाली चीज़ का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट वाली चीज़ का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट वाली चीज़ और फिर रूट के अंदर जो लिखा है उसका वापस से डेरिवेटिव, ये होता है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो इसका एलसीएम आ गया 2√1 - x। जब आप सॉल्व करेंगे इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 - x प्लस में x × -1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 - x, 2 - 2x माइनस का x, ठीक है ना, 2 - 2x, ठीक है ना, गलती तो नहीं कर दी कहीं पे? नहीं, ठीक है। 2/1 - x बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं और ज़्यादा, तो हो जाएगा 2 - 3x अपॉन में 2√1 - x बराबर 0। अब ये पूरी की पूरी चीज़ जीरो कब होगी? जब ऊपर वाला जीरो होगा। जब आप ऊपर वाले को जवाब रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3। और ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये अनडिफाइंड कब होगी? जब नीचे वाला जीरो होगा। जब आप नीचे वाले को जवाब रखेंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। तो जब मैंने इस नीचे वाले को जवाब रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी सर जी हमारे पास √1 - x = 0। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। लेकिन क्या मुझे x की वैल्यू 1 लेनी है? आपका आंसर नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा कि x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं लेनी है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें ना, तो जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन आ रहा है वो क्वेश्चन में लेना ही नहीं है ना। क्वेश्चन वाले ने स्पेशल मेंशन कर रखा है कि भैया इसको नहीं लेना है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझो। क्योंकि जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन कब होगा? जब ढाल जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, है ना। और ढाल 90 डिग्री एंगल का बनाएगी जब फंक्शन जो है ना वो चलता जाएगा, इन्फिनिटी पर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो आप उस पोर्शन में आप स्थानीय उच्चतम ज्ञात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई स्थानीय उच्चतम होता ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अगर आप नोटिस करें ध्यान से, तो जहां जहां पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है ना, वो पॉइंट क्वेश्चन वाला इग्नोर कर रहा है हमेशा, ठीक है ना। ये एक पैटर्न आप नोटिस कर सकते हैं। देखो इसको भी यहाँ पे इग्नोर कर दिया इसने, ठीक है। ये वाली चीज़ अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे करते रहो, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू आई, इसमें से हमने इसको नहीं लेना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो x की वैल्यू हो गई 2/3। 1 को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि क्वेश्चन वाले ने मना किया है, बस ऐसा कह देना। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी लेनी है। ये 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, तो इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो बस मुझे ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट है वो स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है। वो कैसे चेक करेंगे? वो चेक करेंगे स्टेप 2 से। स्टेप 2 क्या होता था कि इससे थोड़ा सा कम ले लो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, फंक्शन के डेरिवेटिव का सिंबल चेक कर लो। करते हैं फिर। तो जब x की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी 2/3 से, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो चेक करना है। जब x की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी 2/3 से, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा वो चेक करना है। 2/3 मतलब 0.666 हो गया, उससे थोड़ा सा कम ले लो, उससे थोड़ा सा कम 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 0 लेते हैं, फिर चेक करते हैं। तो 0 को डेरिवेटिव के अंदर डाल दो। डेरिवेटिव हमारे पास क्या बेटा? डेरिवेटिव हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसके अंदर डाल दो तुम, ठीक है। तो इसके अंदर डालना 0 को क्या आएगा? ऊपर वाला तो सर जी नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव, है ना। 2/3 से बड़ा कोई ले लो, 1 ले लो, है ना। 1 मत लेना, क्योंकि 1 लोगे तो फिर नीचे वाला अनडिफाइन हो जाएगा ना। कुछ और ले लो, मान लो कि आपने थोड़ा सा बड़ा ले लो ना, जैसे कि आपने ले लिया थोड़ा सा बड़ा ले लो, है ना। 0.66 से थोड़ा सा बड़ा क्या लोगे? 0.7 ले लो, ठीक है। 0.7 को तुम यहाँ पे ढालो। जब तुम 0.7 को यहाँ पे ढालोगे, सोल्व करोगे, मैंने सोल्व किया हो तो इसलिए मुझे मालूम है, जब आप सोल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, है ना। आप करके देख लेना। ज़रूरी नहीं होता कि भैया ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चेक ज़रूर करिएगा। कई बार क्या होता है कि ये नेगेटिव आ जाता है, ये भी नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब कहें सर अगर ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों के दोनों नेगेटिव हैं या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, या फिर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, तो उस दौरान उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि आपने ये बताया कि अगर डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो स्थानीय उच्चतम है। अगर डेरिवेटिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो वो आपका स्थानीय निम्नतम है। लेकिन अगर डेरिवेटिव नेगेटिव से नेगेटिव हो रहा है या फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऑफ इन्फ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है। नति परिवर्तन बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहां पे सिंबल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। वापिस समझ लो भाई एक बार, हाँ वापस समझ लो। अगर डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो क्रांतिक बिंदु है स्थानीय उच्चतम है।
अगर डायरेक्टिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो जो क्रांतिक बिंदु है वो हमारा स्थानीय निम्नतम है। लेकिन अगर डायरेक्टिव का सिंबल पॉजिटिव से पॉजिटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव से नेगेटिव हो रहा है ना, डायरेक्टिव का सिंबल बदल नहीं रहा है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है वो समझो। नति परिवर्तन बिंदु का मतलब ये होता है कि भैया फंक्शन का ग्राफ जो है ना वो पहले बढ़ा, है ना, फिर वापस से बढ़ने लगा। ठीक है ना, पहले बढ़ा, फिर थोड़े पल के लिए रुका, फिर वापस से बढ़ने लगा। जैसे अगर डायरेक्टिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले ग्राफ गिरा फिर वापस से बढ़ गया। अगर डायरेक्टिव का सिंबल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले ग्राफ बढ़ा फिर वापस से घट गया। लेकिन अगर डायरेक्टिव का सिंबल पॉजिटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि पहले ग्राफ बढ़ रहा था, फिर थोड़ी देर के लिए रुका, फिर वापस से बढ़ने लग गया। समझे? उसको हम बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु का मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, मेरे को तो कभी दिखा नहीं, अगर कभी दिखेगा तो बता देंगे आपको। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ये मत समझे कि अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगा, है ना, रट्टा मत मारें, निकाल के देख लें इसको, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कई बार ये दोनों नेगेटिव भी निकल जाते हैं। ठीक है, जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि दोनों के दोनों नेगेटिव निकल जाए। एनसीईआरटी में तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ इस बात को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्टिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब कि फंक्शन का ग्राफ पहले घटा फिर बढ़ा, यानी कि हमारा कौन सा बिंदु है? निम्नतम बिंदु है। तब कह दो कि स्थानीय निम्नतम बिंदु क्या हो जाएगा? स्थानीय निम्नतम बिंदु हो जाएगा सर जी हमारे पास, ये कहाँ गया, ये रहा 2/3। और स्थानीय निम्नतम मान कैसे ज्ञात करोगे? इसको फंक्शन के अंदर रख दो, अपने आप ही स्थानीय निम्नतम मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको फंक्शन के अंदर रख देते हैं इसके अंदर, तो हो जाएगा 2/3 √1 - 2/3, यानी कि 2/3, इसको सोल्व कर लो, 3 में से 2 गया 1, 1/√3, ये हो जाएगा 2/3√3। समझे? ये हो जाएगा, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। यहाँ पे हमने नई बात क्या सीखी कि अगर डायरेक्टिव का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तब तो हम उसको स्थानीय निम्नतम बोलते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो स्थानीय उच्चतम बोलते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टिव का सिंबल बदल ही नहीं रहा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? नति परिवर्तन बिंदु बोलेंगे। नति परिवर्तन बिंदु से संबंधित कोई प्रश्न मेरे ख्याल से है नहीं, कभी आ जाए तो आप बोल देना कि यह जो बिंदु है नति परिवर्तन बिंदु है, सिंपल। समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से कर लिया। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं ना बेटा। इसके माध्यम से हमने जान लिया क्या कि भाई कौन सा पॉइंट स्थानीय उच्चतम है और कौन सा पॉइंट स्थानीय निम्नतम है। ठीक है, अब इसी थर्ड क्वेश्चन को मैं आपको अगले लेक्चर में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से करवाऊंगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कंपैरिजन में आपको आसान लगेगा। ठीक है ना, किसी किसी क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा आसान लगता है, किसी किसी में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ना तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप कल देख लीजिएगा, आप इसी सेम क्वेश्चन को मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से कराऊंगा ना, तो आप अगले लेक्चर में देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ना ये थोड़ी लेंथी हो रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल फास्ट कराऊँ तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी बेटा। ठीक है, मैं अभी भी फिलहाल फास्ट ही करवा रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा फास्ट कराऊंगा तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है भाई, 1-2 दिन और लग सकते हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ख़त्म करा दें, लेकिन हम भी इंसान हैं, हम ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3-4 घंटे बोलता जाऊँ। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। लाइव लेक्चर होता तब तो बोला जा सकता है यार। लाइव लेक्चर में इसी सेम इतने जो मैंने क्वेश्चन कराए ना उसी क्वेश्चन को 2 घंटे में होते, यही सेम क्वेश्चन 2 घंटे में होते हैं। फिर आपको ये लगता है कि यार सर ने 2 घंटे का लेक्चर दे दिया। ठीक है ना, बस यही चीज़ होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से कर लिया। अब अगले लेक्चर में इसी सेम क्वेश्चन को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।